हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म में। तो आज जैसा आप लोगों को दिख रहा होगा, क्लास 10 से मैं चैप्टर नंबर 1 लेके आया हूं, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आज पूरा वन शॉट में इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है ना। जितने भी टॉपिक्स हैं इसके अंदर वो सारे के सारे यहाँ पर कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले नाम में ही जो हमारा था चैप्टर का, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अब बचपन से 9th क्लास में मेन हमने देख लिया था कि भाई हमारे पास कुछ होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं और हमको ना कुछ बन के मिल जाता है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन के लिए अगर मैं शुरुआत करूं यहां पर, तो ऐसे समझो कि मेरे पास A प्लस में B है और मेरे को कुछ साथ में C प्लस में D मिल गया, ठीक है। तो ये यहां पर जो A और B हैं, इनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? रिएक्टेंट्स। तो ऐसे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जो रिएक्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स, ठीक है। और रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके हमको क्या देते हैं? उस तरफ प्रोडक्ट देते हैं। क्या देते हैं? प्रोडक्ट देते हैं। क्लियर है? आइए डेफिनेशन भी देख लीजिए। चेंज ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस इनटू अदर सब्सटेंसेस हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन प्रॉपर्टीज इज केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो जब हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो करेंगे रिएक्ट, रिएक्ट करने के बाद हमको मिल जाएगा प्रोडक्ट। तो जो पहले थे और बाद में जो बने हैं उनका क्या हो गया? केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो गया, कुछ ना कुछ नया बन के आया ना हमारे पास। तो नया बन के आया है, ये हमारे लिए किससे डिनोट होता है? केमिकल रिएक्शन से डिनोट होता है। क्लियर है? चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉज करके नोट कर लेना। नेक्स्ट चलो, रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब होता क्या है, हमको पता तो चल गया कि चलो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इसमें कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देते हैं। अब हमको अपनी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना पड़ता है अच्छे से, मतलब कि हमको केमिकल रिएक्शन देखकर सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। समझो जैसे कि क्या बोल रहा हूं मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि मेरे पास ये दो हैं A प्लस बी और मेरे को मिल गया एक प्रोडक्ट, ठीक है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं दोनों को? ये हमारे पास है रिएक्टेंट्स और ये हमको क्या मिल गया? प्रोडक्ट, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, वो क्या करते हैं कि हमको पता चल जाए कि रिएक्टेंट्स कौन है और प्रोडक्ट कौन है, ठीक है। उसके अलावा यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, रिप्रेजेंटिंग रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, कि हमको केमिकल रिएक्शन देख के पता चल जाए कि कौन रिएक्टेंट्स और कौन प्रोडक्ट्स है। सेकंड क्या होता है हमारे पास, हम लोग रिप्रेजेंट कर दे, रिप्रेजेंटिंग स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या? स्टेट्स ऑफ मैटर ऑफ substances of substances in reaction, of substances in reaction। स्टेट्स ऑफ मैटर हमको पता है ना कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। एक्वस भी आएगी हमारे पास। तो हम लोग क्या करते हैं, एक रिएक्शन में हम लोग मेंशन कर देते हैं कि यार ये मेरे पास ए सॉलिड है, ये बी मेरे पास क्या है? सॉलिड है, और ये सी बाई चांस मान लो क्या बन गया? लिक्विड बन गया। तो हमने मेंशन कर दिया अपनी केमिकल रिएक्शन में हर सब्सटेंस की स्टेट ऑफ मैटर, कि वो किस स्टेट में है और किस स्टेट में रिएक्ट कर रहा है वो। ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या आता है? तीसरा आता है बैलेंसिंग आर रिएक्शन, बैलेंसिंग आर रिएक्शन। अब इसका बैलेंसिंग का मतलब क्या होगा? यहां पर देखो, मान लो ये रिएक्शन आप लोगों को दे दी, ठीक है, A प्लस बी और क्या बन रहा है? C। अब मुझे ये पता चलना चाहिए कि मेरे पास A कितना रिएक्ट कर रहा है, B कितना रिएक्ट कर रहा है, मेरे को प्रोडक्ट कितना बन के मिला, ठीक है ना। इतना तो मुझे पता है कि कौन रिएक्ट कर रहा है और कौन बना है, पर मुझे ये भी पता चलना चाहिए कि कौन कितना रिएक्ट कर रहा है और कौन कितना बना है। क्लियर हो रहा है? तो इसके लिए हम अपनी रिएक्शन को क्या कर देते हैं? बैलेंस कर देते हैं यहां पर स्टोइचियोमेट्रिक मोल्स बताकर, ठीक है ना। जैसे यहां से मुझे पता चल रहा है कि भाई 2 मोल ए के रिएक्ट कर रहे हैं। क्या? 2 मोल ए के रिएक्ट कर रहे हैं। यहां पर मैंने 3 लिख दिया। मान लो ये क्या बोल रहा है अब कि मेरे को 3 मोल प्रोडक्ट मिला। क्या? 3 मोल प्रोडक्ट मिला है। और ये कैसे पता चलता है हम लोगों को? हम लोगों को बैलेंस करनी पड़ती है अपनी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। और ये बैलेंसिंग कैसे करते हैं इसको हम अभी आगे करेंगे। क्लियर हो गया ये सब? क्लियर है? ठीक है। क्या क्या बोला मैंने? केमिकल रिएक्शन मैंने बताया क्या होती है, रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट मिलता है हम लोगों को, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को पता होना चाहिए कि कौन रिएक्टेंट है कौन प्रोडक्ट है। उसके अलावा हम स्टेट्स ऑफ मैटर मेंशन करते हैं इस रिएक्शन में कि कौन
सब्सटेंस किस स्टेट में है, कौन सब्सटेंस किस स्टेट में है, ठीक है। उसके अलावा फिर हम बैलेंस करते हैं अपनी इक्वेशन को, बैलेंस करके हमको क्या पता चलता है कि हमारे रिएक्शन में कौन कितना रिएक्ट कर रहा है और कौन कितना बन रहा है। क्लियर हो गया, क्लियर है ये, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और चीज आती है, वो क्या है, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, कि हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। अब एक्सोथर्मिक का क्या मतलब होता है, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट रिलीज हुई है हमारी रिएक्शन में से, क्या, हीट रिलीज हुई है हमारी रिएक्शन में। और एंडोथर्मिक का मतलब होता है कि हीट लगी है रिएक्शन में, यानी हीट एब्जॉर्ब हुई है, हमको हीट देनी पड़ी है रिएक्शन कराने के लिए। तो हीट एब्जॉर्ब, क्या, हीट एब्जॉर्ब, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक हो सकती है या एंडोथर्मिक हो सकती है। एक्सोथर्मिक का मतलब हीट रिलीज हुई है, प्रोडक्ट के बनते ही हीट रिलीज हो गई, ठीक है। और एंडोथर्मिक का मतलब हीट एब्जॉर्ब हुई है, यानी हीट लगी है, हमको देनी पड़ी है हीट ये रिएक्शन कराने के लिए। क्लियर हो गया इतना सबको? इसको देख लो, पॉज करके इसको एक बार नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है केमिकल इक्वेशन क्या होती है, क्या, केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया ना, कि भाई ये रिएक्ट करके ये बना देते हैं। अब केमिकल इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये भी एक टॉपिक है, सब सब टॉपिक है हमारे पास रिप्रेजेंटिंग के लिए। क्या, रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन विद हेल्प ऑफ, देखो यहाँ क्या रखा है, सिंबल्स, क्या, या फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। यानी देखो जैसे आपके सामने ये दिख रहा है, ये एक इक्वेशन दिख रही है, ये इक्वेशन आपकी क्या हो गई है, केमिकल इक्वेशन हो गई है। अब इस इक्वेशन में हम क्या क्या यूज करते हैं, कुछ सिंबल्स यूज करते हैं, कुछ फॉर्मूला यूज करते हैं। सिंबल्स क्या हो गए, सिंबल्स जैसे आपका ये बीच में प्लस दिख रहा है, ये प्लस का मतलब क्या है कि ये हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये एरो आ गया, एक और सिंबल, एरो आ गया ना। एरो क्या डेडिकेट कर रहा है हमको, क्या बता रहा है कि भाई ये रिएक्शन इन दोनों के रिएक्ट करने से इस तरफ गई, ये रिएक्शन इन दोनों के रिएक्ट करने से इस तरफ गई और हमको प्रोडक्ट मिल गया इस तरफ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिल गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको स्लेग लाइम भी बोलते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी बोलते हैं। क्लियर हो गया, क्लियर है। तो अब देख रहे हो एक परफेक्ट केमिकल इक्वेशन दे रखी है यहां पर, क्या, परफेक्ट केमिकल इक्वेशन दे रखी है। अभी ये बैलेंस्ड नहीं है, हम बैलेंसिंग भी सीखेंगे कैसे बैलेंस करते हैं, पर अभी के लिए हमको इसमें क्या पता चल रहा है, क्या क्या पता चल रहा है, इधर देखो कि ये जो है हमारे इस तरफ ये क्या आ गए हैं, रिएक्टेंट्स आ गए हैं, ठीक है। इस तरफ ये क्या है मेरे पास, प्रोडक्ट है। क्लियर हो गया, रिएक्टेंट्स पता चल गया, प्रोडक्ट पता चल गया। उसके अलावा मुझे स्टेट्स ऑफ मैटर पता चल रही है कि ये सॉलिड है, ये क्या है, लिक्विड है, ये क्या है, सॉलिड है, हाँ कि ना, ठीक है। उसके अलावा देखो प्रोडक्ट साइड पे हीट निकल रही है, प्रोडक्ट साइड पे मैंने क्या बोला था, अगर प्रोडक्ट बनेगा और हीट निकल रही है तो कौन सी टाइप की रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक है। कौन सी है, एक्सोथर्मिक, मतलब हीट रिलीज हुई है, क्या, हीट रिलीज्ड, यस और नो, ठीक है, हीट रिलीज्ड। क्लियर हो गया। तो ऐसे हम केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं प्रॉपरली सिंबल्स के साथ। ऐड हो रहा है, कौन कौन ऐड हो रहा है, एरो दिखा के बताते हैं कि रिएक्शन किस तरफ जा रही है, ठीक है। ऐसे हमने प्रॉपर हीट भी दिखा दी कि कितनी किस तरफ हीट निकल रही है, जिससे हमको पता चल रहा है कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। क्लियर हो गया, पॉज करके नोट कर लीजिएगा इसको अच्छे से, ठीक है। केमिकल रिएक्शन हमने कर लिया डिस्कस, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं केमिकल रिएक्शन को, और केमिकल इक्वेशन, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है जी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, बैलेंसिंग इक्वेशन। अभी मैंने बैलेंसिंग समझाई थी ना, क्या, बैलेंसिंग मैंने अभी समझाई थी। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिएक्शन है C प्लस में O2, ठीक है, और मेरे को प्रोडक्ट में मिल गया CO2। क्लियर हो गया। तो यहां पर चेक करते हैं, देखो मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, यहां पर 1,
और प्रोडक्ट साइड पे भी कितने हैं मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम 1। तो मेरे पास कार्बन तो बैलेंस है, कार्बन तो बैलेंस है। नेक्स्ट ऑक्सीजन यहां पर कितने मेरे पास, दो, कितने हैं, दो। प्रोडक्ट साइड पे भी कितने हैं मेरे पास, दो। तो नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे क्या है, बैलेंस्ड है हमारे पास। तो मैं इसको बोल दूंगा ये मेरे पास क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। क्या है ये मेरे पास बैलेंस्ड इक्वेशन है, हाँ कि ना, क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास हाइड्रोजन ने रिएक्ट करा ऑक्सीजन के साथ और बना लिया पानी। क्या बना लिया, पानी, H2O। क्लियर हो गया। आओ यहां पर भी चेक करते हैं। यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने मेरे पास, यहां पर दो, कितने हैं, दो। उस तरफ कितने हैं मेरे पास, दो। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम तो बैलेंस्ड है। किधर है, इतने, दो। उधर कितने हैं, दो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं, यहां पर दो। उस तरफ कितने हैं, वन। देख लो यहां पर कितने, दो। यहां पर ऑक्सीजन एटम कितना है, वन। तो मेरे को बैलेंस करना पड़ेगा। तो इस बैलेंसिंग के लिए क्या कर देंगे हम, इसको मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। किससे, हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं, दो, और दो को मैंने हाफ से मल्टीप्लाई करा तो टू से टू कैंसिल हो गया। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने आ गए यहाँ, वन। और यहां पर भी कितने आ गए, वन। क्लियर हो गया। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इधर दो, दो। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इधर वन, इधर वन। ये मेरी अब क्या हो गई है, बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या हो गया ये, बैलेंस्ड इक्वेशन। क्लियर हो गया। तो जैसे ये पहले से ही बैलेंस थी, ये बैलेंस्ड नहीं थी, तो इसको हमने बैलेंस करा। क्या करा, इसको हमने बैलेंस करा। क्लियर हो गया। इसको नोट कर लो, ठीक है, पॉज करके नोट कर लो एक बार इसको। फिर हम देखते हैं कि हम इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो तो अब जैसे ये इक्वेशन दे दी हम लोगों को, हमको पहले चेक करना पड़ेगा कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करते हैं। यहां पर नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम कितने हैं, वन। यहां पर कितने हैं मैग्नीशियम एटम, वन। क्लियर हो गया, ये तो बैलेंस्ड है। यहां पर ऑक्सीजन एटम कितने हैं, दो। यहां पर ऑक्सीजन एटम कितना है मेरे पास, वन। तो ये बैलेंस नहीं है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या, बैलेंस नहीं है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। पहले यहां लिख लेते हैं, ये क्या है मेरे पास, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। क्या है ये, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। क्लियर हो गया। चलो तो अब बैलेंस करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। कौन सा मेथड यूज करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल में क्या करते हैं बच्चों, देखो ये इक्वेशन में जितने एलिमेंट्स हैं उनको हम यहां नोट डाउन करेंगे। मेरे को पता है इस इक्वेशन में मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम लिख लिया। और क्या, उसके अलावा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिख लिया। उस तरफ भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, तो बस एक बार लिख लिया, खत्म। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, ऐसे लाइन बना लेंगे। इस साइड लिख लेंगे LHS और इस साइड लिख लेंगे RHS। ठीक है, अब हमको क्या नोट करना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे यानी रिएक्टेंट साइड पे मैग्नीशियम का एटम कितना है, वन। कितना है, वन। राइट हैंड साइड पे मैग्नीशियम का एटम कितना है, यहां पर मेरे पास वन। तो यहां वन लिख लिया। क्लियर। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीजन एटम कितना है मेरे पास, टू। राइट हैंड साइड पर ऑक्सीजन एटम कितना है, यहां पर मेरे पास वन। ठीक है, तो ये मेरे क्या है, एटम्स हैं यहां पर, जिनको मैंने लिख लिया कि कौन कितना है लेफ्ट हैंड साइड पे, कौन कितना है राइट हैंड साइड पे। क्लियर। तो इसमें से मेरे पास ये जो मैग्नीशियम है ये तो बैलेंस्ड है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। इधर भी सेम, इधर भी सेम। क्लियर हो गया। बचा कौन मेरे पास, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है, दो। राइट हैंड साइड पे कितना है, वन। तो मैं राइट हैंड साइड पे क्या करूंगा, इसको टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या कर दूंगा, टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो राइट हैंड साइड पर ये रहा मेरा ऑक्सीजन, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, टू से। देखो मैं फिर से लिख रहा हूं इक्वेशन, Mg प्लस में O2 क्या बना मेरे पास, 2MgO। क्या बना, 2MgO। राइट हैंड साइड पे टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने आ गए मेरे पास, यहां टू आ गए। ठीक है, तो इसको मैं यहां रब कर देता हूं। यहां पर मेरे को पता चल गया कि मेरे पास राइट हैंड साइड पर ऑक्सीजन कितने हो गए, दो। अब राइट हैंड साइड पर जब ऑक्सीजन दो हो गए, उसके चक्कर में मैग्नीशियम भी कितने हो गए, दो हो गए। मैग्नीशियम भी कितने हो गए, दो हो गए ना। तो मेरे को यहां पर हटाकर क्या लिखना पड़ेगा, इस तरफ दो लिखना पड़ेगा। भाई राइट हैंड साइड पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में मैग्नीशियम भी दो हो गए ना, तो यहां पर दो लिख लिया।
अब मेरे को मैग्नीशियम भी बैलेंस करना पड़ेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पर मैग्नीशियम कितना है 1, तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या लेफ्ट हैंड साइड पर मैग्नीशियम को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई करा, और अब मेरी इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस। क्या हो गई है, बैलेंस। इसको 2 से मल्टीप्लाई करा यहाँ, तो ये क्या बन गया 2। देख लो, अब मेरी इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस्ड। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसमें हम इक्वेशन में जो एलिमेंट्स हैं उनको लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के कॉलम्स बनाएंगे, फिर हम नंबर ऑफ एटम्स लिखते हैं, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं दोनों तरफ। लिखने के बाद हम देखते हैं कि भाई इसको बैलेंस करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर जैसे यहाँ इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो चेक भी करना पड़ेगा कि दूसरा एटम कितना हो गया। वो हमने चेक कर लिया कि मैग्नीशियम कितना हो गया था 2, तो हमने बाद में मैग्नीशियम को भी बैलेंस करा, हाँ कि ना, ठीक है। इसको नोट कर लिया, एक बार पॉज करके जल्दी से, फिर हम एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे, ठीक है। पॉज करके नोट कर लो। चलो नेक्स्ट देखो, ये एक और इक्वेशन है हमारे पास, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर पोटेशियम कितना है 1, यहाँ पर पोटेशियम कितना है 1, बैलेंस्ड है। आयोडीन कितना है यहाँ पर 1, यहाँ पर आयोडीन कितना है 2, अनबैलेंस्ड है। क्या हो गई, ये अनबैलेंस्ड हो गई। क्लोरीन कितना है यहाँ पर 2, यहाँ पर क्लोरीन कितना है 1, तो ये भी अनबैलेंस्ड हो गया। तो अब इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। तो मेरे को क्या सिखाया था मैंने अभी आप लोगों को, कि इस रिएक्शन में जितने भी एलिमेंट्स उनको यहाँ लिख लेना है। क्या है मेरे पास, पोटेशियम है, पोटेशियम के बाद मेरे पास क्या है, आयोडीन है, आयोडीन के बाद मेरे पास क्लोरीन है, क्लोरीन लिख लिया, ठीक है। उस तरफ फिर से ये एटम्स रिपीट हो रहे हैं, तो मैंने क्या बनाया ऐसे LHS, फिर RHS, और अब मैं नंबर ऑफ एटम्स नोट करूंगा कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पर पोटेशियम कितना है 1, राइट हैंड साइड पर पोटेशियम कितना है 1, लेफ्ट हैंड साइड पर आयोडीन कितना है 1, राइट हैंड साइड पर आयोडीन कितना है मेरे पास 2, लेफ्ट हैंड साइड पर क्लोरीन कितना है 2, राइट हैंड साइड पे 1। क्लियर हो गया। तो देखो भाई, ये आप लोगों की सिचुएशन है, इसमें से पोटेशियम जो है आपका बैलेंस्ड है, बाकी दो बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम I2 को देखते हैं। क्या देखते हैं, I2 को। यहां पर क्या है मेरे पास 2 है, इस तरफ कितने 1, तो मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, किससे, 2 से मल्टीप्लाई। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर 2Ki कर दिया, क्या कर दिया 2Ki प्लस में Cl2, फिर क्या मिल रहा है मेरे को, KCl प्लस में I2, प्लस में I2। क्लियर हो गया। देखो यहां पर, अब जब मैंने यहां पर, मेरे को पता है कि मेरे पास इस तरफ आयोडीन कितने हो गए हैं 2, उसको बैलेंस करने के चक्कर में पोटेशियम लेफ्ट हैंड साइड पर कितना हो गया 2 हो गया, कितना हो गया 2, मतलब इस तरफ अब ये पोटेशियम 1 नहीं है, कितना हो गया 2, हाँ कि ना। क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखते हैं पोटेशियम उस तरफ कितना है मेरे पास, यहाँ पर 2 है, सॉरी 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है 1 है। तो हम क्या करेंगे, इस तरफ भी इक्वेशन को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पोटेशियम को क्या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने जब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा, तो मुझे पता चल गया कि पोटेशियम मेरे पास इधर कितना आ गया 2, तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ, इधर कितना आ गया 2। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है जी। अब पोटेशियम भी बैलेंस हो गया, आयोडीन भी बैलेंस हो गया, पर क्लोरीन कितना हो गया, यहाँ देखो क्लोरीन इस तरफ कितना हो गया 2, कितना हो गया, राइट हैंड साइड पर क्लोरीन कितना हो गया 2, पहले कितना था 1, तो इसको यहां से हटा देते हैं, यहां क्या लिखेंगे 2। तो ओवरऑल मुझे समझ में आ गया कि मेरी इक्वेशन क्या हो चुकी है, अब बैलेंस हो चुकी है। क्या हो चुकी है, बैलेंस, ठीक है। मेरे पास दोनों तरफ पोटेशियम सेम है, आयोडीन सेम है, क्लोरीन सेम है, तो अब मैं क्या लिखूंगा इसको, मेरे पास ये क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। क्या है ये, बैलेंस्ड इक्वेशन। क्लियर हो गया, ठीक है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जितने भी एटम्स दिखते हैं इक्वेशन में उनको लिख लो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे उनके नंबर लिख लो भाई, कौन कितना प्रेजेंट है। उसके बाद हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं, मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं कि भाई इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। क्लियर है, क्लियर हो गया, ठीक है। नोट नोट करो इसको पॉज करके, जल्दी नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। देखो एक और इक्वेशन है, यहां पर देखो मैग्नीशियम कितना है 1, यहां पर कितना है 1, बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन इस तरफ कितना है 1, हाइड्रोजन इस तरफ कितना है 2, अनबैलेंस्ड है। चलो इसको सीधा बैलेंस करेंगे फटाफट। तो अभी अभी मैंने सिखाया था क्या करना है, जितने भी एटम्स हैं इक्वेशन में उनको लिख लो। पहले मैग्नीशियम है, फिर कौन है, हाइड्रोजन भी है,
फिर कौन दिख रहा है, क्लोरीन दिख रहा है, उस तरफ भी मैग्नीशियम, क्लोरीन और हाइड्रोजन है, तो हमने ये लिख लिए हैं। ऐसे हम क्या करेंगे, इस तरफ LHS फिर RHS। क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है मेरे पास, यहां पर देखो 1 1, राइट हैंड साइड पे कितना है मेरे पास 1, तो 1। क्लियर। अब हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है, यहां पर 1, तो 1। उस तरफ कितना है हाइड्रोजन, यहाँ 2, तो हमने 2 लिख दिया। क्लियर। नेक्स्ट, क्लोरीन इस तरफ यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है 1, राइट हैंड साइड पे कितना है 2, तो 2 लिख लेते हैं। तो मैग्नीशियम हमारा इस इक्वेशन में बैलेंस्ड है, बाकी के दो बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। किसको करते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस। देखो, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, मैं लेफ्ट हैंड साइड पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने अपनी इक्वेशन लिखी, और यहाँ हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, 2HCl। क्लियर है, क्या लिखा हमने फिर, MgCl2 प्लस में H2। यस और नो, ठीक है। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, तो मैं यहां से इसको हटा के कितना कर देता हूं, 2। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो देखो, अब जब हाइड्रोजन को बैलेंस करा तो उसके चक्कर में क्लोरीन कितना हो गया, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, क्लोरीन कितना हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे, 2। लेफ्ट हैंड साइड पे पहले क्लोरीन कितना था, 1, तो इसको हटाएंगे, यहाँ क्या लिख लेंगे, 2। क्लियर हो गया। तो आप देख सकते हो फिर से हमारी इक्वेशन क्या हो गई है, ये बैलेंस हो गई है। क्या हो गई है, बैलेंस। मैग्नीशियम बैलेंस्ड, हाइड्रोजन बैलेंस्ड, क्लोरीन बैलेंस्ड। क्लियर। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ, क्या है ये मेरे पास, बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, जिसको नोट कर लो। कोई भी टॉपिक अगर नहीं समझ में आता है कमेंट सेक्शन में डाल देना, कोई भी। ठीक है, जो भी डाउट होगा लिख देना। इसको नोट कर लो पॉज करके, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, देखो एक बार हमने क्या क्या डिस्कस करा अभी तक। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, ये 4 टॉपिक्स हमारे हो गए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर में वो क्या है हमारे पास, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन समझने के बाद अलग अलग तरह की रिएक्शंस आती है हमारे पास। तो जो सबसे पहली रिएक्शन है वो क्या है हमारे पास, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है आप लोगों के लिए, देखो जैसे मेरे पास A है और B है, और इन्होंने आपस में रिएक्ट करके क्या बना लिया, AB। क्या बना लिया, AB। ये फंडा क्लियर कर लेना, डायरेक्टली बता रहा हूं। A B के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बन रहा है, AB। फॉर एग्जाम्पल C प्लस O2 क्या बना, CO2। देखो A प्लस B क्या बन गया, AB। क्या बन गया, AB। नेक्स्ट देखो H2 प्लस हाफ O2 क्या बन गया, H2O। C प्लस सॉरी A प्लस B क्या बन गया, AB। A प्लस B क्या बन गया, AB। ऐसी टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो आपका ये फंडा फॉलो करे। ठीक है, A प्लस B AB। क्लियर है, यहां पढ़ भी लो। व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट बन जाता है ना, तो क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और चीज, जो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, क्या, जो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो क्या होती है आपके लिए, एक्सोथर्मिक होती है। क्या होती है ये, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो होती है क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, मतलब हीट रिलीज होती है इसमें। क्या, हीट रिलीज होती है, मतलब CO2 के बनने पे हीट रिलीज होगी, पानी के बनने पे हीट रिलीज हो गई, या और भी जितनी भी हमारे टाइप्स ऑफ आएंगी कॉम्बिनेशन में, क्या है, ये सारी एक्सोथर्मिक आएंगी। क्या आएंगी, एक्सोथर्मिक। ठीक है, चलिए इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहली रिएक्शन पढ़ ली, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। क्या, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा कर दो, डीकॉम्पोजिशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, डीकॉम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, A प्लस B क्या बन रहा था, AB। डीकॉम्पोजिशन में क्या होता है हमारे पास, AB होगा, और वो किस में टूट जाएगा आपका, A प्लस B में। क्या, A प्लस B में टूट जाएगा, हाँ कि ना। ये फंडा वाला जो है ये फॉलो कौन करता है,
डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन का उल्टा, ए बी टूट गया ए बी में, ए प्लस बी में। अब एक चीज बताओ, जब हम ए बी को तोड़ रहे हैं ए प्लस बी में, तो ऐसे तो टूटेगा नहीं वो, उसको हमको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। किसी चीज को अगर तोड़ना है तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी ना। तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में हमको क्या देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है तोड़ने के लिए। क्या एनर्जी देनी पड़ती है तोड़ने के लिए बॉन्ड। क्लियर है? अब डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन हमारे पास तीन टाइप्स की होती है। क्या होती है? तीन टाइप्स की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ कि हम किस टाइप की एनर्जी दे रहे हैं, किस टाइप की एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहली एनर्जी हो सकती है थर्मल एनर्जी। क्या हो सकती है? थर्मल एनर्जी। थर्मल में हम क्या देते हैं? हीट एनर्जी देते हैं। यहां पर क्या देते हैं? हीट एनर्जी। जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो किस फॉर्म में देते हैं? हीट की फॉर्म में देते हैं। तो जैसे ये एग्जांपल देखो, क्या है यहाँ पर? कैल्शियम कार्बोनेट था, उसको मैंने हीट एनर्जी दी है। क्या है यहाँ पर? ये हीट एनर्जी है। क्या है ये? हीट। तो वो टूट गया ए प्लस बी में, ए प्लस बी में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकती है? हम एनर्जी दे सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, यानी कि ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक आ रही है, सेकेंड टाइप ऑफ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, यहां पर हम क्या देते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं? करंट। ठीक है, तो यहां पर देखो, सोडियम क्लोराइड है हमारे पास। सोडियम क्लोराइड में हमने क्या पास करा? इलेक्ट्रिक करंट पास करा, और वो किस में टूट गया? Na+Cl2 में टूट गया। यानी आपका ए बी किस में टूट गया? ए प्लस बी में टूट गया। हाँ कि ना? फंडा क्लियर हो रहा है? ए बी ए प्लस बी में टूट गया, और ए बी को तोड़ने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ती है। तो एनर्जी हम अलग अलग तरह से दे सकते हैं। हीट एनर्जी दे रहे हैं तो थर्मल डीकॉम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकॉम्पोजिशन। अब लास्ट टाइप जो है डीकॉम्पोजिशन का, वो क्या है? फोटो डीकॉम्पोजिशन। फोटो में क्या होता है? फोटो का मतलब आता है लाइट। मतलब यहां पर जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं? लाइट एनर्जी। हम लाइट के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। देखो जैसे सनलाइट हो गई, यहाँ क्या हो गई? सनलाइट। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास? सिल्वर क्लोराइड में हमने क्या पास करी? लाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो किस में टूट गया वो? सिल्वर प्लस में क्लोरीन, सिल्वर प्लस में क्लोरीन। देख लो एक बार, कॉम्बिनेशन में जुड़ता है, डीकॉम्पोजिशन में टूटता है। ठीक है, और तोड़ने के लिए एनर्जी देनी है। एनर्जी तीन तरीके से दे सकते हैं, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट। और एग्जांपल देख लो। अच्छा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक थी, कॉम्बिनेशन वाली एक्सोथर्मिक थी ना, उसमें हीट रिलीज हो रही थी, हीट रिलीज हो रही थी। यहां पर जो होती है हमारे पास डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस जो होती हैं, ये क्या होती है हमारे पास? एंडोथर्मिक। क्या होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। क्या होती है? हीट एब्जॉर्ब होती है। हमको हीट देनी पड़ी थी ना यहाँ पर, ये हीट एनर्जी, हीट देनी पड़ी थी ना हमको लोगों को, तो हम एनर्जी दे रहे हैं। तो ये किस तरह की रिएक्शन होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। क्या हो गई? एंडोथर्मिक। जल्दी से पॉज करके नोट कर लो। डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख देना। क्लियर है? क्लियर है, चलो लिखो इसको जल्दी से पॉज करके। ठीक है, नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है आपके पास? देखो, आपके पास ऐसे होगा ए बी प्लस में सी, और क्या बनेगा आपके पास? ए सी प्लस में बी, ए सी प्लस में बी। हुआ क्या? आपके पास एक कंपाउंड है, वो किसी के साथ रिएक्ट करा, तो सी ने क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। क्या कर दिया? यहां पर बी था ना पहले, अब कौन आ गया? सी आ गया। तो सी ने डिस्प्लेस कर दिया बी को, सी ने डिस्प्लेस कर दिया बी को। तो ये फंडा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में लगता है, ये फंडा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में लगता है। ठीक है, आइए एग्जांपल देखते हैं एक बार इसका। जैसे कि Zn प्लस में CuSO4, क्या बना आपके लिए? ZnSO4 प्लस में Cu, ZnSO4 प्लस में Cu। आओ देखो क्या चल रहा है यहाँ पर। देखो, ये क्या है आपका? C, ये क्या है आपका? A, और इसी में ही B है। ठीक है, तो क्या बन गया यहाँ पर आपके लिए? AC प्लस में B। क्या बन गया? AC प्लस में B। डिस्प्लेस हो गया। क्या हो गया? B को डिस्प्लेस कर दिया C ने। क्लियर है? और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अब ये डिस्प्लेस क्यों हो रहा है?
ये Zn Cu की जगह पे क्यों आ गया अब यहाँ पर, ठीक है। होता क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट इसलिए अकर होती है क्योंकि Zn जो है आपका ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। जिंक जो है, जिंक बेसिकली ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो उसने क्या करा, कॉपर की जगह ले ली और कॉपर को बोला तू जा यहां से, आगे ना, कॉपर की जगह ले ली और बोला कॉपर आप जाइए यहां से, हमको अपना सल्फेट बनाना है, हमको अपना सल्फेट बनाना है। तो जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर निकल जाता है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, किस में ज्यादा ताकत है किस में कम ताकत है, ठीक है। तो इसको एक बार नोट करो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ लिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर लेता है और ये फंडा फॉलो करता है। नोट कर लो पॉज करके, नोट कर लो पॉज करके जल्दी। चलिए देखिए अब हमको पता कैसे चलता है, देखो हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज आती है, क्या आती है, ये आपकी एक रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज में आप यहाँ एलिमेंट्स देख रहे हो, ये रहे क्या है, ये सारे आपके एलिमेंट्स हैं। तो इस एलिमेंट्स में देखो एक हाइड्रोजन नाम का एलिमेंट है, ये रहा। इस हाइड्रोजन से जो ऊपर एलिमेंट्स होते हैं आपके, ये सारे क्या है, हाईली रिएक्टिव है। क्या है ये, हाइड्रोजन से ऊपर वाले क्या है, हाईली रिएक्टिव हैं, और हाइड्रोजन से नीचे वाले क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव हैं। क्या है ये, लेस रिएक्टिव है। तो देखो इसमें अभी मैंने दिखाया था ना, ये रहा आपका क्लोरीन और ये रहा आपका जिंक। तो जिंक ऊपर आ रहा है कॉपर से, जिंक ऊपर आ रहा है कॉपर से। सो जिंक और कॉपर के मुकाबले जिंक क्या हुआ, ज्यादा रिएक्टिव हुआ, तो जिंक डिस्प्लेस कर लेगा कॉपर को, जिंक डिस्प्लेस कर लेगा कॉपर को। क्लियर है, ठीक है। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको एक बार देख लेना, अच्छे से याद कर लेना, इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट अभी जो हम पढ़ेंगे वो करना है। क्लियर है, नोट कर लो इसको पॉज करके एक बार। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। हाँ, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो फंडा चलता है वो ये है कि आपके पास ए बी है और सी डी है। ए बी सी डी के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा आपका, ए सी प्लस में बी और डी, ठीक है, ए सी प्लस में बी और डी। यहां पर आपका क्या फंडा चल रहा है, ए बी प्लस में सी डी, क्या बन गया, ए सी प्लस में बी डी। तो यहां ए के साथ पहले बी था, अब कौन आ गया, सी, और सी के साथ पहले डी था, कौन आ गया, बी। क्लियर है, ठीक है। ये एग्जांपल देखो यहां पर क्या कह रहा है, AgNO3 प्लस में NaCl है ना, सिल्वर नाइट्रेट ने सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा, क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड प्लस में सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट बन गया। तो देखो यहां क्या है आपके पास, ए बी, यहां पर क्या है, सी डी, ठीक है। तो क्या बन गया आपके पास, ए डी, और क्या बन गया यहां पर, बी सी। क्लियर है, डिस्प्लेस हो गया, बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई। पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट की डिस्प्लेस होती है, यहां पर दो एलिमेंट्स की डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, ठीक है। ये आपका एग्जांपल है, इसको नोट कर लो पॉज करके। हमने कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, कॉम्बिनेशन के साथ याद रखना एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, फिर हमने डीकॉम्पोजिशन पढ़ी, डीकॉम्पोजिशन में एंडोथर्मिक रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ी फिर हमने डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ी, ठीक है। नोट कर लो पॉज करके। चलो नेक्स्ट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फिफ्थ टाइप क्या हो गया हमारे पास, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। देखो अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है आपकी, हम लोगों को पता है रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्ट करते हैं, क्या बनता है, प्रोडक्ट बन जाता है हमारे पास, ठीक है। अब ऐसी रिएक्शन जिसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें एक इनसॉल्युबल क्या आ गया हमारे पास, कंपाउंड या सब्सटेंस आ गया। फिर से बोल रहा हूं, ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट में इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन जाए। इनसॉल्युबल का मतलब वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है आपके प्रोडक्ट साइड पे, क्या डिसॉल्व नहीं है, वो मिक्स ही नहीं होगा, और वो सेटल डाउन हो जाएगा, क्या नीचे बैठ जाएगा वो, क्या रिएक्शन में नीचे की तरफ बैठ जाएगा वो। तो क्या किस फॉर्म में बैठता है वो, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बैठता है, किस फॉर्म में, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। तो फिर से ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट में इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन जाए जो कि मिक्स नहीं होना चाह रहा है,
तो वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सेटल डाउन हो जाता है। क्या? प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सेटल डाउन हो जाता है। और ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आओ जैसे ये एग्जांपल देखो, क्या है यहाँ पर, हमारे पास लेड नाइट्रेट ने रिएक्ट करा पोटेशियम आयोडाइड के साथ, क्या बन गया हमारे पास? लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो अब इधर प्रोडक्ट साइड पे आप ये देख रहे हो, ये लेड आयोडाइड, क्या? लेड आयोडाइड। यहां पर ये एरो देख रहे हो, ये वाला एरो, ये एरो क्या शो करता है? ये एरो शो करता है कि ये प्रेसिपिटेट है आपका, ये इनसॉल्युबल है। क्या है ये? इनसॉल्युबल है, ये नीचे बैठ गया आपके। और किस फॉर्म में बैठा है आपका? येलो पीपीटी की फॉर्म में। किस फॉर्म में? येलो पीपीटी की फॉर्म में। प्रेसिपिटेट का कलर येलो है आपका यहाँ। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है जी। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर से बता देता हूं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में ऐसी रिएक्शन जिसमें आपका प्रोडक्ट साइड पे जो सब्सटेंस बना हुआ है एक इनसॉल्युबल है और प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, ये आपका एग्जांपल है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, सिक्स्थ टाइप की हमारे पास क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? ऐसे देखो, रिडॉक्स जो शब्द है आपका दो शब्दों से बना है। ठीक है, रेड का मतलब यहां पर आता है रिडक्शन। क्या आता है? रिडक्शन। ठीक है, और ऑक्स का मतलब क्या आ गया आपका यहाँ? ऑक्सीडेशन। क्या आ गया? ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब रिडक्शन का क्या मतलब होता है आपका? देखो, रिडक्शन का मतलब हो गया हमारे पास लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और क्या बोल सकते हैं हम? गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यहां ऑक्सीडेशन में क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा, रिडक्शन का उल्टा लिखना है। अगर यहां लॉस ऑफ ऑक्सीजन है तो यहां लिखेंगे हम गेन ऑफ ऑक्सीजन। क्या लिखेंगे? गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और यहां क्या लिखा था? गेन ऑफ हाइड्रोजन, तो यहां लिखेंगे लॉस ऑफ हाइड्रोजन। क्या लिखेंगे? लॉस ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन में रिडॉक्स का मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन का मतलब ये, ऑक्सीडेशन का मतलब ये। क्लियर है? एक और है हमारे पास, क्या मतलब आता है? ऑक्सीडेशन हम और भी बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर है, क्या? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीजेस। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, अभी सब समझाऊंगा, पहले देख लो इसको। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है आपका? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो रिडक्शन। ठीक है, अब पहले इसको समझ लेते हैं, ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? समझो जैसे मेरे पास Na है और Na पर +1 चार्ज है। क्या है? +1 चार्ज है, तो Na का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ये Na का क्या हो गया? ये हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। क्या हो गया? Na का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1, जो उसका चार्ज है। ठीक है, जैसे मैंने बोला Mg2+, Mg2+, तो मेरे पास मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? +2। क्या हो गया? +2। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल और क्या है? जैसे F-1, तो मेरे पास फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? -1। क्या हो गया? -1। ठीक है, जैसे Al3+, क्या? Al3+, तो मेरे पास एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? 3+। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्या होता है? जो आपका उस एटम के आयन पर चार्ज है। क्या? आयन पर जो चार्ज आता है ना आपका, उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है, जैसे यहां पर सोडियम पर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। ठीक है, तो हमारा अगर किसी आयन का चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो उसकी ऑक्सीडेशन हो गई। ठीक है, और अगर किसी आयन का चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया तो रिडक्शन होगी। मैंने यही लिखा है यहां पर, क्या? कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया तो रिडक्शन। क्लियर है? इसको नोट कर लो एक बार पॉज करके, फिर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। क्लियर है? ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब जैसे ये रिएक्शन दे दी, आपको इसमें बोल रहा है कि बताओ किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो यहां से यहां देखो, ये कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड जब यहां पहुंचा तो कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन था, यहां पर कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन था, यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। क्या हुआ है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन किस में होता था? रिडक्शन में। किस में? रिडक्शन में। तो कॉपर ऑक्साइड की क्या हो गई? आपकी रिडक्शन हो गई। यहां पर क्या हो गई? रिडक्शन हो गई। क्या हो गई? ये रिडक्शन। देखिए नेक्स्ट, हाइड्रोजन की यहां पर क्या हो गई है? देखो, हाइड्रोजन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, यहां पर हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ गया। गेन ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो गया? गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो इस तरफ आपकी क्या हो गई है? ऑक्सीडेशन। क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो जाए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो जाए, तो इसको हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब आपसे 4 सवाल पूछे जाएंगे। क्या क्या 4 सवाल है वो आपके? वो पहले पूछेगा कि किसकी ऑक्सीडेशन हुई है, वो पूछेगा कि किसकी रिडक्शन हुई है। ठीक है, फिर पूछेगा कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और पूछेगा कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो चलिए, ऑक्सीडेशन अभी बताया मैंने, ऑक्सीडेशन किसकी हुई है? यहां पर H2 की। किसकी हुई है? H2 की। तो यहां लिख देंगे H2 की ऑक्सीडेशन हुई है। ठीक है, रिडक्शन किसकी हुई थी? कॉपर ऑक्साइड की। किसकी? कॉपर ऑक्साइड की, तो Cu2O। ठीक है, अब बचे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसके लिए देखो क्या करना है आप लोगों को, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है ना, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट। फिर से बोल रहा हूं, जिसकी ऑक्सीडेशन हुई है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और जिसकी रिडक्शन हुई है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा हो गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन हुई है हाइड्रोजन की, तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया H2। रिडक्शन किसकी हुई है? कॉपर ऑक्साइड की, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हो गया आपका। क्लियर है? ठीक है, देखो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होती है? रिडक्शन होती है, ऑक्सीडेशन होती है। रिडक्शन क्या होती है आप लोगों के लिए? लॉस ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन क्या होती है? गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो उसी के तौर पर हमने पता लगा लिया कि हाँ, ये इस रिएक्शन में रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रही है, तो ये हमारी रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। क्लियर हो गया? और फिर हमने इन 4 सवालों का आंसर दे दिया कि ऑक्सीडेशन इसकी, रिडक्शन इसकी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है और रिड्यूसिंग एजेंट ये है। क्लियर है? आइए एक और एग्जांपल देखते हैं, पॉज करके जल्दी से नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं जल्दी से। चलिए 1 2 3 नेक्स्ट। देखो अब ये एक और रिएक्शन है, इसमें देखना है कि भाई किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है। आइए देखिए, पहले यहां से यहां। ठीक है, देखो आयरन के पास ऑक्सीजन था, आयरन के पास ऑक्सीजन अब नहीं है, तो क्या हो गया? लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया। क्या हो गया? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको क्या बोलते हैं हम? रिडक्शन बोलते थे। क्या बोलते थे? रिडक्शन बोलते थे। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट, कार्बन ऑक्साइड, यहां पर क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है O, और क्या बन गया? O2। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता था आपके लिए? ऑक्सीडेशन। क्या होता था? ऑक्सीडेशन। और ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो जाए तो क्या बोलते हैं उसको? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले क्या पूछेगा वो आपसे कि ऑक्सीडेशन किसकी हुई है, फिर रिडक्शन किसकी हुई है, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ठीक है, आओ। तो ऑक्सीडेशन किसकी हुई थी हमारे पास? CO की। किसकी? CO की। नेक्स्ट, रिडक्शन किसकी हुई थी हमारे पास? Fe2O3 की। अब मैंने बताया था जिसकी ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट, तो CO यहां आएगा, और जिसकी रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो Fe2O3 यहां आएगा। क्लियर है जी?
नोट कर लीजिए इसको अच्छे से पॉज करके। रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो। क्लियर है? चलिए पॉज करके नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलो पॉज, नेक्स्ट। ठीक है, तो अब हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन खत्म कर लिया है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और क्या था हमारे पास, रेडॉक्स रिएक्शन लास्ट में। अब बढ़ते हैं इस चैप्टर की समाप्ति पे। थोड़े से और टॉपिक्स हैं हमारे पास, क्या क्या आते हैं, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, अब क्या होता है, ऑक्सीडेशन हमने समझ ली, गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसके चक्कर में क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे हमारे पास क्या होती है, चेंजेस होते हैं हमारे नेचर में, सराउंडिंग्स में। ठीक है, तो जो सबसे पहला आता है वो क्या आता है, कोरोजन आता है। क्या आता है हमारे पास, कोरोजन। अब कोरोजन क्या होता है आपके पास, कोरोजन होता है एक हमारे पास ऐसी रिएक्शन जब आपका जो मेटल होता है वो मेटल आपका एयर या मॉइस्चर की प्रेजेंस में क्या हो जाए, रिएक्ट कर जाए। क्या कर जाए, रिएक्ट। फिर से बोलता हूं, मेटल है आपका, मेटल ने एयर और मॉइस्चर से क्या कर लिया, रिएक्ट कर लिया, और उसके बाद क्या हो गया, वो कोरोड हो गया। क्या हो गया, वो कोरोड हो गया। मतलब जैसे वो पहला था वो वैसा नहीं रहा मेटल अब। ठीक है, यहां पे देखते हैं क्या क्या लिखा है, देखो, प्रोसेस वेयर मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर या केमिकल्स जैसे कि एसिड्स हो गए। ठीक है, जब आपका मेटल किसके साथ रिएक्ट कर ले, हवा के साथ, मॉइस्चर के साथ या केमिकल्स के साथ, तो क्या हो जाती है, कोरोजन हो जाती है। क्या हो जाती है, कोरोजन हो जाती है। ठीक है, कोरोजन नीड्स ऑक्सीजन या मॉइस्चर। ठीक है, मैंने अभी बता दिया ये कि कोरोजन किसकी प्रेजेंस में होता है, आपका एयर की प्रेजेंस में और मॉइस्चर की प्रेजेंस में। क्लियर है? ठीक है, अब कोरोजन में ही एक हमारे पास टॉपिक आता है रस्टिंग। क्या आता है, रस्टिंग। रस्टिंग क्या होता है, मैंने क्या बोला था, कोरोजन क्या होती है, मेटल्स जब हमारे पास एयर या मॉइस्चर से रिएक्ट कर जाए। अब रस्टिंग क्या होती है हमारे पास, जब आयरन है आपके पास, क्या है, आयरन। आयरन आपका मॉइस्चर और एयर के साथ रिएक्ट कर ले, मॉइस्चर और एयर के साथ रिएक्ट कर ले, तो रस्टिंग हो जाती है। क्या हो जाती है हमारे पास, रस्टिंग हो जाती है। क्लियर है? तो रस्ट आपका एक केमिकल है जिसका कलर क्या होता है, ब्राउन इन कलर। क्या होता है, ब्राउन इन कलर। देखो, तो रस्टिंग के लिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट करो। देखो क्या लिखा है, देखो मैंने क्या बोला, आपके पास आयरन होगा और आयरन ने किसके साथ रिएक्ट करा, ये आपका ऑक्सीजन आ गया, एयर, और ये आपका क्या आ गया, वाटर आ गया, है ना। तो आयरन ने, आपका एक मेटल है आयरन, उसने क्या करा, एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर लिया और क्या बना लिया, आपका हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या बना लिया, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। इसी को ही हम रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को ही हम रस्ट बोलते हैं। और ये क्या हो गई है, आयरन की रस्टिंग हो गई। क्या हो गई है, आयरन की रस्टिंग हो गई। ठीक है, हमने अभी क्या पढ़ा, कोरोजन पढ़ा। कोरोजन में जब भी मेटल आपका एयर और मॉइस्चर के साथ क्या हो जाए, एक्सपोज हो जाए, क्या हो जाए, उनके साथ रिएक्ट कर ले, तो क्या हो जाती है, कोरोजन हो जाती है। क्लियर है? और कोरोजन के अंडर ही हमने रस्टिंग पढ़ा। क्या पढ़ा, रस्टिंग। रस्टिंग किसके लिए होती है, खाली आयरन के लिए होती है। किसके लिए होती है, खाली आयरन के लिए। क्लियर है? पॉज करके एक बार नोट कर लो इसको। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो। चलिए 1 2 3 आगे। ठीक है, अब कोरोजन को रोकते कैसे हैं और इसके चक्कर में होता क्या है। ठीक है, देखो मेटल्स क्या हो जाते हैं, हवा और मॉइस्चर की प्रेजेंस में कोरोड हो जाते हैं। तो इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है हमारे पास, कि जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स हो गए, ठीक है, ये सब जितनी भी चीजें हैं, अब ये मेटल्स हैं सारे, यहाँ पर कहीं ना कहीं मेटल्स हर जगह यूज होता है। तो ये जब एयर और मॉइस्चर के साथ हमारे पास क्या हो जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, तो क्या हो जाती है, वो खराब हो जाते हैं। ठीक है ना, तो उसको बचा कैसे सकते हैं, प्रिवेंशन कैसे करते हैं हम लोग, कि मेटल्स की सरफेस पे क्या कर दे, हम पेंट कर दे। क्या कर दे, पेंट। तो मेटल की सरफेस को हमने मॉइस्चर और एयर से बचा लिया, है ना, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पा रहा मेटल का, हाँ कि ना। उसके अलावा हम मेटल्स के लिए क्या कर सकते हैं, मेटल्स पर ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं। वही सेम टू सेम कि मेटल की सरफेस पर ऑयलिंग ग्रीसिंग कर दी तो डायरेक्ट कांटेक्ट एयर और मॉइस्चर का नहीं हो पाएगा मेटल्स के साथ, है ना। और क्या कर सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। वो भी सेम प्रोसेस है कि हमने मेटल की सरफेस पे कोई और टाइप ऑफ ऐसा एलिमेंट हमने लगा दिया। क्या, कोई और टाइप ऑफ एलिमेंट हमने लगा दिया, जैसे एल्यूमिनियम हो गया हमारे पास, ठीक है, निकल हो गए, टिन हो गए, जिंक हो गए। क्लियर है? तो एक बार पढ़ लो इनको, देखो क्या कह रहा है ये, द सर्फेस इज कोटेड विद पेंट, है ना, उसके अलावा प्रोटेक्टेड बाय अलाइविंग अप्लाइंग ऑयल या ग्रीस, ठीक है,
या फिर हम मेटल को इलेक्ट्रोप्लेट कर सकते हैं किसके साथ, जैसे टिन हो गया, निकल, जिंक, एल्यूमिनियम। ठीक है, क्लियर है। तो मेटल्स को कोरोजन से कैसे बचा सकते हैं हम लोग, कि एयर और मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट ही ना हो मेटल का, तो बस क्या करो, पेंट कर दो या ऑयलिंग ग्रीसिंग कर दो या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो। क्लियर हो गया। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए इसको एक बार, जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास रैंसिडिटी। क्या आता है, रैंसिडिटी। तो एक हमने पढ़ा कोरोजन, दूसरा आता है हमारे पास रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है, देखो जब भी हमारे पास ऐसे फूड्स हैं जो ऑयल या फैट कंटेन करते हैं, फिर से ऐसे फूड जो ऑयल या फैट कंटेन करते हैं, और जब ये एयर के एक्सपोजर में आ जाते हैं, क्या एयर के ऑक्सीजन के एक्सपोजर में आ जाते हैं, तो ऐसे खाने की ऑक्सीडेशन हो जाती है। क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन। उसके चक्कर में क्या हो जाता है, हमारा खाना जो होता है वो खराब हो जाता है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है, उसमें से स्मेल आने लग जाती है। ठीक है, वो क्रिस्पीनेस चली जाती है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड मटेरियल रिजल्टिंग इन अनप्लीजेंट स्मेल टेस्ट इज कॉल्ड रैंसिडिटी। ठीक है ना, कि हमारा खाना जो है ऑक्सीजन के एक्सपोजर में आ गया है और वो क्या हो गया है, अब रैंसिड हो गया है। क्या हो गया, रैंसिड हो गया है। ठीक है, उस खाने की ऑक्सीडेशन हो गई है। ठीक है, तो इसके चक्कर में क्या होता है, हमारे पास खाना जो होता है वो स्पॉइल हो जाता है ना। और क्या है, हैव बीन केप्ट फॉर अ कंसिडरेबल टाइम एंड मेक देम अनफिट फॉर ईटिंग। खाना क्या हो जाता है, हमारे लिए खाने लायक नहीं रहता। ठीक है, तो इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं रैंसिडिटी को, हम लोग क्या करते हैं, वैक्यूम पैकिंग करते हैं। क्या करते हैं, खाने की वैक्यूम पैकिंग करते हैं। कि भाई अब आप मार्केट वगैरह गए होगे, जो हम चीजें खरीदते हैं, पैकेट फूड मटेरियल्स वगैरह जो खरीदते हैं हम लोग, वो क्या होते हैं, एकदम वैक्यूम पैकिंग करी जाती है कि एयर उसके अंदर हो ही ना, एयर उसके अंदर हो ही ना। ऐसे बहुत सारे जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह आते हैं जिनका पैकेट एकदम ऐसे चिपका चिपका सा रहता है ना, उसमें हम लोग ऑक्सीजन, क्या उसमें ऑक्सीजन के साथ हम लोग कराते नहीं है, उसके अंदर ऑक्सीजन आनी ही नहीं चाहिए। अगर ऑक्सीजन आ गई तो वो खाना रिएक्ट कर जाएगा और क्या हो जाएगा, रैंसिड हो जाएगा। ठीक है, तो एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑक्सीजन के साथ हमने तोड़ दिया। नेक्स्ट, बाय रेफ्रिजरेटिंग फूड, बाय रेफ्रिजरेटिंग फूड, कि अपने खाने को रेफ्रिजरेटर में रख दो। उससे क्या होता है, रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर लो रहता है एक तो, और डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहता ऑक्सीजन के साथ। क्या, एक तो अगर खाना बाहर रखा हुआ है, एक हमने रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट क्या होता है ऑक्सीजन के साथ, थोड़ा कम हो जाता है। क्लियर है, तो इससे रैंसिडिटी क्या हो जाती है, हमारी कम हो जाती है। नेक्स्ट, बाय पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो आपके जब भी आप मार्केट में जाते हैं और ऐसे चिप्स वगैरह के पैकेट खरीदते हैं, तो जब उनको खोलते हैं तो उसके अंदर चिप्स के पैकेट्स में ना नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्या भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस। अब ये नाइट्रोजन गैस क्या करती है, ये ऑक्सीडेशन रोकती है। क्या करती है, ये ऑक्सीडेशन रोकती है। तो इसलिए आप जब भी चिप्स के पैकेट को खोलते हो ना, तो एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी होते हैं, बढ़िया टेस्ट भी आता है, स्मेल वगैरह नहीं आती है। पर वही चिप्स के पैकेट को जब आपने खुला छोड़ दिया 2-3 दिन तक, तो वो क्रिस्पीनेस चली जाती है चिप्स की, है ना, क्योंकि अब ऑक्सीजन क्या आ गया, ऑक्सीजन कांटेक्ट में आ गई है हमारे चिप्स वगैरह के। ठीक है, तो इसलिए पैकेट फूड्स में क्या डालते हैं, नाइट्रोजन गैस डालते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम लोग लाइट से दूर रखते हैं अपने खाने को, और एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं। क्या डालते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं खाने में, जैसे फॉर एग्जांपल BHA हो गया हमारे पास, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनाइसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनाइसोल। ठीक है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं कि खाने में डाल दो, उसके अलावा क्या होता है, उसकी ऑक्सीडेशन रुक जाती है कुछ समय के लिए। क्या, ऑक्सीडेशन रुक जाती है कुछ समय के लिए खाने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, तो हमने क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर में, एक बार फटाफट से मैं बता देता हूं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन पढ़ा, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो पढ़ा, फिर उसके बाद केमिकल इक्वेशन पढ़ी, इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड बताया मैंने, फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन और रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर हो गया, गुड। उसके अलावा हमने क्या क्या करा था हमने ऑक्सीडेशन के एवरीडे लाइफ में हमने देखा था कि क्या क्या हो सकता है उसकी वजह से। तो कोरोजन हो सकती थी, फिर कोरोजन को कैसे प्रिवेंट करते हैं वो देख लिया, रैंसिडिटी होती है, रैंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट करते हैं वो देख लिया। क्लियर हो गया। चलिए, तो यहीं पे हम अपने चैप्टर की समाप्ति करते हैं। ठीक है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबको पढ़ा कर, होप यही करता हूँ कि आप लोगों को भी मजा आया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट्स वगैरह होते हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। ठीक है ना, हम लोग आंसर कर देंगे, सेपरेट वीडियो बना देंगे, या अच्छे से और अच्छे से इस चैप्टर को डिटेल में क्वेश्चन आंसर्स भी कराएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। होप करता हूं कि आप सभी को अच्छा लगा होगा, ऐसे ही पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल द वेरी बेस्ट।